उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में जीत हासिल करने के लिए सभी पार्टियों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसके लिए खास प्लान तैयार किया है, जिसकी कमान अखिलेश यादव खुद संभालेंगे। हालांकि समाजवादी पार्टी की ओर से चुनाव प्रचार तो पहले से ही जारी है और दावा है कि पार्टी के नेता और कार्यकर्ता दिन रात चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। लेकिन दीपावली बाद समाजवादी पार्टी के चुनाव प्रचार में और तेजी आएगी। खबर है कि दीपावली के बाद अखिलेश यादव प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों के लिए अपने चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। अखिलेश यादव सभी 9 सीटों पर जनसभा और रोड शो करेंगे और इनके जरिए वो जनता से अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए समर्थन की मांग करेंगे। जानकारी के मुताबिक एक दिन में एक ही विधानसभा क्षेत्र में कार्यक्रम रखे जाएंगे। इसके लिए संबंधित जिला और महानगर संगठनों को आयोजन स्थलों की अनुमति लेने के निर्देश दिए गए हैं। यानी अखिलेश यादव ने इन 9 सीटों पर अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को जीत दिलाने के लिए खास रणनीति तैयार की है। इन 9 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को मतदान होगा, जबकि 23 नवंबर को मतगणना होगी। समाजवादी पार्टी अपने उम्मीदवारों के समर्थन में दीपावली के बाद कई बड़ी जनसभाएं आयोजित करने जा रही है और इसका जिम्मा खुद अब अखिलेश यादव संभालेंगे। जानकारी जो मिल रही है उसके मुताबिक दीपावली के बाद अखिलेश यादव चुनाव प्रचार शुरू करेंगे और उनके इस अभियान की शुरुआत मैनपुरी के करहल विधानसभा क्षेत्र से होगी, जिसके बाद वो सभी 9 सीटों पर चुनाव प्रचार करेंगे। सभा और रोड शो के साथ साथ अखिलेश यादव रथ यात्रा भी करेंगे। इस बार समाजवादी पार्टी उपचुनाव में जीत हासिल करने के लिए बड़ी सभाओं की जगह नुक्कड़ सभाओं पर ज्यादा जोर दे रही है। इसके अलावा पार्टी के नेता हर विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। साथ ही जाति विशेष बस्तियों में उस जाति के नेताओं की सभाएं आयोजित करवाने की भी योजना है। उत्तर प्रदेश उपचुनाव के रण में योगी की विजय सुनिश्चित करने के लिए अब आरएसएस ने भी कमर कस ली है। यानी उपचुनाव के रण में संगठन के साथ साथ अब संघ भी योगी की मदद के लिए आगे आ रहा है। संघ ने इसके लिए रणनीति भी बना ली है और उस पर अमल भी शुरू कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक हर विधानसभा क्षेत्र में बूथवार संघ की टोली बनाई गई है। हर टोली में 5 से 10 लोगों के छोटे छोटे ग्रुप में बैठक हो रही है। संघ सीधे बीजेपी नहीं बल्कि हिंदुत्व और राष्ट्रहित का पाठ पढ़ा रही है। टोली में शामिल स्वयंसेवक हर जाति के लोगों से मिल रहे हैं। साथ ही समाज के हर वर्ग और जाति के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे के नारे का मतलब भी समझा रहे हैं। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। सूत्रों के मुताबिक हरियाणा में संघ ने इसी तरह की टोलियां बनाकर 1.25 लाख छोटी छोटी बैठकें की थी, जिसका नतीजा शानदार रहा। अब उसी प्रयोग को यूपी उपचुनाव में दोबारा दोहराया जा रहा है। दरअसल जेपी नड्डा के भाजपा बड़ी हो गई है वाले बयान के बाद आरएसएस की सक्रियता ठहर गई थी, लेकिन लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद बीजेपी भी आरएसएस का महत्व समझ गई और मोहन भागवत भी सालों की मेहनत को बिखरते देख वापस स्वयंसेवकों को सक्रिय करने को तैयार हो गए। संघ का साथ मिला तो उत्तर प्रदेश बीजेपी ने भी दिवाली के बाद अपने योद्धाओं को चुनावी मैदान में उतारने का प्लान बना लिया है। हम आपको बता दें कि 9 सीटों को 9 क्लस्टर्स में बांटकर उपचुनाव लड़ने की अपनी रणनीति बनाई गई है। हर क्लस्टर में 2 से 3 मंत्रियों के साथ साथ 1 से 2 बीजेपी पदाधिकारियों की टीम भी लगाई गई है। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हर विधानसभा क्षेत्र में एक रैली होगी। एक बूथ के जातीय गणित की जिम्मेदारी मंडल अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष को दी गई है। यूपी बीजेपी के अलग अलग मोर्चों को जातीय समीकरण के आधार पर चुनावी विधानसभा क्षेत्र में तैनात किया गया है। मुस्लिम बहुल इलाकों में बीजेपी के मुस्लिम नेताओं को लगाया जाएगा। इसके अलावा पार्टी के सभी सांसद और विधायकों को भी दीपावली के बाद उपचुनाव वाले विधानसभा क्षेत्रों में ही रहने के निर्देश दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के बीच पोस्टर वॉर भी शुरू हो गया है। इस बार प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान बटेंगे तो कटेंगे जवाब में समाजवादी पार्टी की ओर से पोस्टर लगाया गया है। आप देखिए क्या पोस्टर लगाया है। और ये पोस्टर लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर लगाया गया, जिसमें लिखा हुआ था कि ना बटेंगे ना कटेंगे, 2027 में नफरत करने वाले हटेंगे। इतना ही नहीं, इस पोस्टर के जरिए समाजवादी पार्टी ने हिंदू मुस्लिम एकता की नसीहत भी दे डाली। ये पोस्टर समाजवादी पार्टी कार्यालय के सामने रंजीत सिंह नाम के समाजवादी पार्टी के नेता ने लगाया है। आपको दिखाऊं तो इस पर लिखा हुआ है, न बटेंगे न कटेंगे, 2027 को नफरत करने वाले हटेंगे, हिंदू मुस्लिम एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। सीएम योगी के बयान बटेंगे तो कटेंगे को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता शुरू से ही हमलावर हैं, लेकिन इस बार पलटवार करते हुए पार्टी के नेता शिवपाल यादव एक कदम आगे बढ़ गए। न तो बटेगा न कटेगा और जो ऐसी बातें करेगा बाद में पिटेंगे।
दरअसल बटेंगे तो कटेंगे वाले योगी आदित्यनाथ के बयान के बाद समाजवादी पार्टी समेत विपक्ष के तमाम नेताओं ने उनके खिलाफ मिलकर मोर्चा खोल दिया था। हरियाणा के बाद महाराष्ट्र में भी योगी आदित्यनाथ के बयान का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी उनके समर्थन में आ गया, तो वहीं उनके बयान को लेकर यूपी में पोस्टर वॉर शुरू हो गया। किसको मारने पीटने की बात कर रहे हैं? जनता को मारेंगे पीटेंगे? ये योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, इसमें मारने पीटने वालों की तो बड़ी हालत खराब है। शिवपाल जी, यूपी उपचुनाव में जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे राजनीतिक दलों के बीच जुबानी जंग भी तेज होती नजर आ रही है। वहीं मैनपुरी की करहल सीट पर उपचुनाव परिवार बनाम परिवार नजर आ रहा है। शिवपाल यादव और बीजेपी प्रत्याशी अनुजेश यादव के बीच जुबानी हमले तेज हो गए हैं, क्योंकि करहल विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव ने अनुजेश यादव को भगोड़ा करार दिया। दरअसल तेज प्रताप यादव के समर्थन में शिवपाल यादव और डिंपल यादव के साथ धर्मेंद्र यादव भी पहुंचे। मंच पर फूलों की माला पहनाकर तीनों नेताओं का एक साथ स्वागत किया गया। सभा खत्म होने के बाद मीडिया कर्मियों ने शिवपाल यादव को घेर लिया और अनुजेश पर सवाल किया, तो उन्होंने अनुजेश को भगोड़ा बता दिया। भाजपा ने रिश्तेदार को उतारा, आपने रिश्तेदारी भी मन से तोड़ दिया, बता रहे कि अब उसको पार्टी में भी नहीं लिया जाएगा। कभी नहीं लिया जाएगा, भगोड़ों को कभी नहीं दे। शिवपाल यादव के बयान पर अनुजेश यादव ने भी पलटवार किया। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि चाचा का तो अखिलेश ने पहले ही अपमान किया था, लेकिन फिर भी वो वापस समाजवादी पार्टी में चले गए। चाचा पहले अपने गलेमान में जाके, मैं वो मेरे सम्मानीय, मगर उनके लिए मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। पहले उनके साथ क्या हुआ वो जाने पहले। दरअसल समाजवादी पार्टी ने करहल विधानसभा उपचुनाव में तेज प्रताप यादव को अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि बीजेपी ने धर्मेंद्र यादव के बहनोई अनुजेश यादव को टिकट दिया है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में नॉमिनेशन के लिए कुछ घंटों का वक्त बचा हुआ है, लेकिन अभी भी दोनों गुटों में सीटों के बंटवारे और उम्मीदवारों के नामों को लेकर असमंजस बरकरार नजर आ रहा है। बात अगर महायुति की करें तो बीजेपी के 146 कैंडिडेट्स घोषित हो चुके हैं, तो महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस के अब तक 101 प्रत्याशियों का ऐलान हुआ है। महायुति में एनसीपी के 49 घोषित हुए हैं, तो शिवसेना के 84 कैंडिडेट्स का ऐलान हो चुका है। शिवसेना शिंदे गुट में 64 प्रत्याशी अभी मैदान में है, तो एनसीपी शरद गुट के 76 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हो चुका है। महायुति में टोटल 260 प्रत्याशियों का ऐलान हो चुका है, तो महाविकास अघाड़ी में अब तक 261 कैंडिडेट्स घोषित हो चुके हैं। यानी दोनों तरफ अभी भी 27 और 28 सीटों पर पेच फंसा हुआ है। चलिए अब आपको बता देते हैं कि महाविकास अघाड़ी और महायुति में किस सीट को लेकर कहां-कहां विवाद चल रहा है। महायुति में जिन प्रमुख सीटों को लेकर पेच फंसा हुआ है, उनमें मीरा भाईंदर, कालीना, शिवाड़ी, अणुशक्ति नगर जैसी सीटें शामिल हैं। और इसी तरह महाविकास अघाड़ी में मुलुंड, मलबार, अकोला, पश्चिम, कोलाबा जैसी सीटों पर बातचीत चल रही है। महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर माहिम और वर्ली सीट पर मुकाबला बेहद दिलचस्प नजर आ रहा है, और अब तो विधानसभा की सीटों पर 3 सेनाओं के बीच भिड़ंत भी होने वाली है, क्योंकि राज्य में सत्तारूढ़ महायुति के घटक दल शिवसेना, विपक्षी शिवसेना यूबीटी और राज ठाकरे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के उम्मीदवारों के बीच त्रिकोणीय फाइट होगी। इस बीच शिवसेना शिंदे गुट की एक और लिस्ट जारी हुई है। इसमें 20 उम्मीदवारों के नाम हैं। सबसे चौंकाने वाला नाम वर्ली से मिलिंद देवड़ा का है, जो आदित्य ठाकरे के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। अब बड़ा सवाल है कि आदित्य ठाकरे को घेरने के लिए महायुति ने पूरा चक्रव्यूह बनाया है, क्योंकि आदित्य ठाकरे वर्ली में जीत का पहले ही दावा कर चुके हैं। वर्लीसाठी माझ्यासोबत सगळेच आमचे सहकारी आहेत, ज्येष्ठ नेते आहेत, कार्यकर्ते आहेत, आणि सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे जो बदल, जो परिवर्तन आम्हाला महाराष्ट्रात आणायचं आहे, त्यासाठी आम्ही सुरुवात केलेली आहे। महाराष्ट्र में इस बार सियासी मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है। ऐसे में शिवसेना शिंदे गुट बिना रिस्क लिए जिताऊ उम्मीदवार पर दांव खेल रही है। मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है, हमारी पार्टी के मुख्य नेता और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री माननीय श्री एकनाथ राव शिंदे जी ने मुझ पर विश्वास जताया है। मुझे आज दिंडोशी विधानसभा क्षेत्र से पार्टी का और महायुति का उम्मीदवार बनाया है। लेकिन सबकी नजर इस बार वर्ली और माहिम सीट पर है, क्योंकि इन दोनों सीट पर 3 सेनाओं में जबरदस्त टक्कर होने वाली है। अब समझिए 3 सेनाओं का जिक्र हम बार बार क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक तरफ शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट है, दूसरी तरफ शिवसेना शिंदे गुट है, और अब महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना भी चुनावी मैदान में उतर चुकी है। ऐसे में वर्ली में बड़ी टक्कर होने वाली है। हम आपको बता दें, क्योंकि उद्धव गुट से आदित्य ठाकरे को यहां से प्रत्याशी बनाया गया है, जिनका मुकाबला शिंदे गुट के मिलिंद देवड़ा से है, और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना से संदीप देशपांडे भी यहीं से ताल ठोक रहे हैं। बात अगर माहिम की करें तो यहां पर भी राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे को महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की तरफ से कैंडिडेट घोषित किया गया है, जिनका मुकाबला शिवसेना उद्धव गुट के महेश सावंत से होगा। और इसी सीट पर शिंदे गुट के सदा सवणकर से है, जो वर्तमान में विधायक है।
झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार में जुटे नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोपों का दौर जारी है। असम के मुख्यमंत्री और झारखंड बीजेपी के प्रभारी हेमंत बिस्व शर्मा ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा कि वो 22 सालों तक कांग्रेस में रहे हैं और वो कांग्रेस पार्टी में टिकट बंटवारे की प्रक्रिया को अच्छी तरह जानते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस में काबिलियत देखकर टिकट नहीं दिए जाते, बल्कि वहां टिकट देने के लिए अलग क्राइटेरिया है। कांग्रेस का टिकट देने का 2 क्राइटेरिया होते हैं कि एक, आप चुनाव का समय पार्टी को फांड दीजिए तो आपको टिकट मिल सकता है। दूसरा, आपको कोई अच्छा परिवार का। हेमंत बिस्व शर्मा के बयान का जवाब कांग्रेस ने भी उसी अंदाज में दिया। भाजपा के क्राइटेरिया के बारे में बता देना चाहूँ कि जितना बड़ा भ्रष्टाचारी होगा उसे सबसे आगे बढ़कर भाजपा टिकट देती है, चाहे सांसद का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो। इतना ही नहीं, हेमंत बिस्व शर्मा ने ये भी कहा कि जहां एनडीए ने हर सीट पर एक उम्मीदवार को खड़ा किया, वहीं इंडिया गठबंधन सीट बंटवारे को लेकर जूझ रहा है। झारखंड में 2 चरणों में 13 और 20 नवंबर को मतदान होगा, जबकि मतों की गिनती 23 नवंबर को होगी। और चलिए अब आपको दिखाते हैं उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की तस्वीर, जहां 7 लाख से ज्यादा दियों को जलाकर दीपोत्सव मनाया गया। साथ में एक भव्य ड्रोन शो भी किया गया। यहाँ ड्रोन के जरिए श्री राम और मां लक्ष्मी को दर्शाया गया। तो वहीं राम मंदिर, पीएम मोदी और सीएम योगी की भी तस्वीर ड्रोन से बनाई गई। झिलमिल लाइटों से जगमग आसमान और आसमान में तारों की तरह टिमटिमाती लाइटें। भला इस मंत्रमुग्ध कर लेने वाले नजारे को कौन नहीं देखना चाहेगा। दीपावली से पहले मुरादाबाद के लोगों को स्मार्ट सिटी योजना के तहत भव्य दीपोत्सव और अद्भुत ड्रोन शो का गिफ्ट मिला। करीब 7 लाख दियों से पूरा शहर जगमग हो उठा तो ड्रोन शो ने हर किसी को अपना दीवाना बना दिया। शो में भगवान राम, मां लक्ष्मी, श्री गणेश, रावण, राम मंदिर, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चित्रों का अद्भुत प्रदर्शन हुआ। शो की भव्यता ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। शहर के अधिकारी भी शहरवासियों के साथ कंपनी बाग मैदान में इस शानदार नजारे का आनंद लेते नजर आए। प्रदेश की राजधानी लखनऊ के केजीएमयू यानी किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। वहां इलाज कराने वाले मरीजों को सर्जरी के दौरान इस्तेमाल होने वाला धागा, जिसे सूचर भी कहा जाता है, उसे बाहर से लाना पड़ता है। क्योंकि आरोप है कि पिछले 1 साल से अस्पताल के कई विभागों को सूचर की सप्लाई नहीं की गई। दरअसल कई तरह के ऑपरेशन में टांका लगाना पड़ता है और ये काम विशेष धागे यानी कि सूचर से होता है, लेकिन अस्पताल में सूचर उपलब्ध नहीं होने की वजह से डॉक्टर मरीज के साथ आए परिजनों को बाहर से खरीद कर लाने को कहते हैं। इसके पीछे बड़ी वजह यह है कि पिछले 1 से 1.5 साल से यहाँ पर सूचर की सप्लाई ही नहीं हो रही है। ऐसे में जो मरीज के तीमारदार हैं उनसे कहा जाता है कि आप धागा बाहर से खरीद के लाइए। बताया गया कि सर्जरी शुल्क जमा करने के बावजूद मरीजों को बाहर से 200 से 250 रुपए में सूचर खरीदना पड़ता है। जब लिख देते तो हमको लाने पड़ेगा ना, हमें कमल मंदिर है या नहीं हमें इसके बारे में नहीं पता है। भाई पर्चे में लिखेगा तो हम लाएंगे ना कहीं से। जानकारी के मुताबिक हाल ही में डेंटल के एक मरीज ने विभागाध्यक्ष और आला अधिकारियों से इसकी लिखित शिकायत की, जिसके बाद अधिकारियों ने जल्द ही सूचर उपलब्ध कराने का भरोसा दिया। खरीद फरोख्त दवाइयों की हो, इक्विपमेंट्स की हो, उपकरणों की हो, सर्जिकल आइटम्स की हो, ये लगातार चलती रहती है, नियमित प्रक्रिया है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया। यहां शराब के नशे में धुत एक शख्स ने पेट्रोल पंप पर ही आग लगा दी, जिसके बाद पूरा पंप धधक कर जलने लगा। घटना शनिवार शाम की है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तस्वीरों में देख सकते हैं एक शख्स स्कूटी में पेट्रोल डलवाने पहुंचता है। इस दौरान उसके हाथ में एक लाइटर होता है। लाइटर देखकर पेट्रोल पंप कर्मचारी ने उसे अंदर रखने को कहा, जिसको लेकर दोनों में बहस हो गई। आगे की तस्वीरें आप खुद देख सकते हैं। जिस समय पेट्रोल पंप पर आग लगी उस समय वहां 10 से 11 लोग थे, इसमें 2 कर्मचारी भी शामिल थे। सीसीटीवी फुटेज में एक महिला और बच्चा आग के पास खड़े हैं और बाल बाल बचते हुए दिखाई दे रहे हैं। पेट्रोल पंप पर मौजूद बाकी लोग भी भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि बहस के बाद पेट्रोल पंप कर्मी ने नशे में धुत शख्स को आग लगाने के लिए उकसाया, जिसके बाद लाइटर जलते ही आग भड़क उठी। आग लगाने वाला आरोपी चिरन बिहार का रहने वाला है और हैदराबाद में काम करता है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी और एक पेट्रोल पंप कर्मचारी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। हालांकि ये तस्वीर हर किसी को सावधान करने वाली है, जो बताती है कि पेट्रोल पंप पर आग से खेलना कितना खतरनाक हो सकता है।
दिल्ली के जामिया में बुलेटबाज इतने दबंग हैं कि गश्त पर निकले एक एसएचओ को ही पीट दिया, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि एसएचओ साहब ने बुलेट के साइलेंसर की जांच करने के लिए इन लड़कों को रोका था। लेकिन पुलिस के रोकते ही बुलेटबाज बिगड़ गया और एसएचओ सहित बाकी पुलिस वालों पर रौब गांठने लगा। हालांकि इस दौरान पुलिस ने दबंग की एक न सुनी, साइलेंसर की जांच की तो पता चला कि उसे अवैध तरीके से मॉडिफाई किया गया है। इस दौरान जब पुलिस ने कानूनी कार्रवाई शुरू की तो बुलेटबाज ने फोन पर अपने पिता को बुला लिया और फिर बाप बेटे ने मिलकर पुलिस से बुलेट छीनने की कोशिश की। इतना ही नहीं, एसएचओ से मारपीट का भी आरोप है। आरोप है कि धक्का मुक्की के दौरान बुलेटबाज आसिफ ने एसएचओ की आंख पर मुक्का मार दिया, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि मॉडिफाइड साइलेंसर और पटाखों की आवाज वाले साइलेंसर बैन है, क्योंकि इसकी तेज आवाज से हार्ट के मरीजों और बुजुर्गों को काफी दिक्कत होती है। ऐसा करने वालों पर भारी जुर्माना या गाड़ी सीज करने का भी पुलिस को अधिकार है। राजस्थान रोडवेज और हरियाणा पुलिस महज 50 रुपए के लिए आमने सामने आ गए। हरियाणा पुलिस के एक कांस्टेबल को राजस्थान रोडवेज से क्या उतारा गया कि दो राज्यों का सिस्टम ही आमने सामने आके खड़ा हो गया। पहले हरियाणा ने 90 बसों का चालान काटा तो जवाब में राजस्थान पुलिस ने हरियाणा की 86 बसों के चालान भेज दिए। इस दंगल की वजह है सिर्फ ये वीडियो। उतर लो या तो उतर लो या यात्रा करनी है तो किराया दो। भाई यात्रा करनी है तो किराया देना पड़ेगा, किराया देना पड़ेगा। जबरदस्ती नहीं दिया जाता, नहीं दूंगी। यानी मैडम पुलिस में है तो टिकट नहीं लेंगी, चाहे पूरी बस खड़ी रहे। हद तो ये है कि मैडम की हट के समर्थन में पूरी हरियाणा पुलिस उतर आई। जरा इसे देखिए। विदाउट लाइसेंस, विदाउट सीट बेल्ट, विदाउट ड्रेस, विदाउट स्टैंड सवारी उठाना, बदतमीजी करना, ठीक है जी, ये सब लगा दी मैंने। यानी जितना भारी चालान हो सकता था कर दिया, लेकिन सच नहीं जाना मैडम कांस्टेबल की जिद क्या और कितनी सही थी। सैलरी नहीं मिलती आपको? नहीं, सैलरी नहीं मिलती। हाँ वैसे तो राजस्थान रोडवेज में नहीं करते वो। कोई बात नहीं करते। हरियाणा में करते हैं। लाओ तो कटेगी। इस वीडियो के बाद दो राज्यों की पुलिस में चालान विवाद। हरियाणा में 90 राजस्थानी बसों का चालान, जवाब में हरियाणा रोडवेज की 86 बसों का चालान। विवाद के बाद दो राज्यों की पुलिस में भी टकराव। यानी अब की लड़ाई राजस्थान रोडवेज और पुलिस बनाम हरियाणा पुलिस बन चुकी है। एक मसला बन गया था हरियाणा रोडवेज और राजस्थान रोडवेज के बीच में, और वो सेटल कर लिया गया। अधिकारियों से बात करके वो मामला खत्म हो गया। लॉरेंस बिश्नोई को 2 टके का गैंगस्टर कहने वाले सांसद पप्पू यादव को अब धमकी मिली है, और धमकी भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 2 गुर्गों ने दी है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गों ने निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को धमकी फोन कॉल पर दी है, जिसका ऑडियो सामने आया है। पहले हम आपको धमकी भरे इस कॉल का ऑडियो सुनवाते हैं। तो प्यार से समझाया थे भाई से यहाँ से बात कर ले, भाई ने जेल के वो जैमर बंद करवा के तुझे फोन कराया और तूने फोन ना उठाया, और फिर तेरी वही हरकत हो गई। खुद को लॉरेंस गैंग का गुर्गा बताने वाले कॉलर ने सांसद पप्पू यादव से ये भी कहा कि उसे सांसद के सभी ठिकानों की जानकारी है। यही नहीं, पप्पू यादव को कई बार वीडियो कॉल भी किया गया। एक और धमकी झारखंड जेल में बंद गैंगस्टर अमन के करीबी मयंक ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दी है। मयंक सिंह नाम के फेसबुक अकाउंट से 26 अक्टूबर को पोस्ट किया गया। पोस्ट में लिखा गया है कि निर्दलीय सांसद पप्पू यादव द्वारा लॉरेंस भाई के बारे में उल्टा पुल्टा बयान दिया गया था और वो औकात में रहकर चुपचाप राजनीति करें, ज्यादा इधर उधर 3-5 करके टीआरपी कमाने के चक्कर में ना पड़े, वरना रेस्ट इन पीस कर देंगे। सांसद पप्पू यादव को हत्या की धमकी मिलने से बिहार पुलिस में हड़कंप मचा है। पप्पू यादव ने बिहार डीजीपी से इसकी शिकायत की है और सुरक्षा की मांग की है। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर डबल मर्डर केस में सख्त कार्रवाई हुई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के आदेश पर आरोपी कुलदीप साहू के अवैध निर्माण को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया गया। मर्डर के 2 हफ्ते बाद हुई इस बुलडोजर कार्रवाई के दौरान मौके पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स नजर आई और एक-एक कर आरोपी के कई अवैध निर्माण को मिट्टी में मिला दिया गया। आदतन अपराधी कुलदीप साहू पर आरोप है कि विवाद के बाद पहले उसने पुलिस पर गर्म तेल उड़ेल दिया, फिर पकड़ने गई पुलिस को धमकी दे डाली और बदला लेने के लिए हेड कांस्टेबल की पत्नी और बेटी को तलवार से काटकर उसकी हत्या कर दी। इस घटना के बाद आरोपी कुलदीप साहू को गिरफ्तार कर लिया गया और अब उसके अवैध निर्माण को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। सूरजपुर के पुराना बस स्टैंड में ये जो आप देख रहे हैं, ये जो बुलडोजर कार्रवाई चल रही है, जो बुलडोजर से मकान ढाया जा रहा है, ये मुख्य आरोपी कुलदीप साहू का मकान है।
जो बताया जा रहा है कि अवैध अतिक्रमण में है। सूरजपुर में डबल मर्डर की घटना के 2 दिन बाद ही आरोपी के घर नोटिस चस्पा किया था और अब 2 हफ्ते बाद साई सरकार के आदेश पर आरोपी के अवैध निर्माण को मिट्टी में मिला दिया गया। इस दौरान पूरा इलाका छावनी में तब्दील रहा। नेपाल अपने 100 रुपए के नोट पर अवैध नक्शा छाप रहा है, जिसमें भारत के 3 इलाकों को वो अपना कह रहा है। माना जा रहा है कि 100 रुपए के नोट पर नेपाल के ये नक्शेबाजी असल में चाइनीज प्लानिंग का हिस्सा है। इस नोट में बने नक्शे में भारत के लिपुलेख, लिपियाधुरा और काला पानी क्षेत्र के नेपाल का हिस्सा दर्शाया गया है। हैरानी की बात यह है कि नेपाल ने 100 रुपए मूल्य वाले नोटों की छपाई का काम चीन की कंपनी चाइना बैंक नोट प्रिंटिंग एंड मीटिंग कॉरपोरेशन को सौंपा है। यानी नोट वाली इस साजिश का ब्लूप्रिंट भले ही नेपाल से रिलीज किया गया है, लेकिन इसकी स्क्रिप्ट बीजिंग में लिखी गई है। अब मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, ये अभी नेपाल का 100 का नोट है। यहाँ पे आगे आपको दिखेगा कि इधर बीच में नेपाल का ये मैप यहाँ पे प्रिंट है। ये पुराना नेपाल का नोट है और अभी जो नया नोट आएगा उसमें लिम्पियाधुरा, काला पानी और लिपुलेख रीजन भी छापा जाएगा। वो नया पॉलिटिकल मैप है नेपाल का। माना जा रहा है कि चीन के इशारे पर ही नेपाल ने वो नक्शा 100 रुपए के नोट पर छापा है, जिसमें लिपुलेख समेत भारत के 3 इलाके अपने दिखाए गए हैं। लेकिन नेपाल ये भूल गया है कि सिर्फ लिख देने से या विस्तारवादी नोट पर छाप देने से भारत का कोई इलाका उसका नहीं हो जाएगा। भारत ने पहले भी नेपाल की नक्शेबाजी पर अपना विरोध जताया था और इस बार भी नेपाल को नक्शेबाजी महंगी पड़ सकती है। फेमिना मिस इंडिया माफ कीजिए निकिता पोरवाल के क्राउन पर उज्जैन में बवाल मच गया। निकिता पोरवाल ने ताज पहनकर बाबा महाकाल के दर्शन किए और यही विवाद की वजह बना। बाबा का निकिता पोरवाल फेमिना मिस इंडिया बनने के बाद पहली बार अपने घर उज्जैन पहुंची थी। उज्जैन पहुंचते ही उनका जोरदार स्वागत हुआ और वो बाबा महाकाल के धाम आशीर्वाद लेने पहुंच गईं। इस दौरान निकिता ने मिस इंडिया का ताज पहन रखा था, जिस पर महाकाल मंदिर के पुजारी ने आपत्ति जताई है। भगवान महाकाल अवंतिका के राजा है, तो राजा के सामने कोई भी व्यक्ति न तो पगड़ी बांधकर, न सर पे कपड़ा बांधकर, न सर पे कफन टाइप कपड़ा बांधकर और न ही टोप, केप इत्यादि पहन के जाते हैं। ये महाकाल साहब महाराज की, राजा धीराज की मर्यादा। हालांकि उन्होंने उज्जैन की बेटी निकिता को मिस इंडिया का ताज मिलने पर खुशी जाहिर की, लेकिन साथ ही ताज पहनकर बाबा महाकाल के सामने जाने पर विरोध जताया, क्योंकि ये मंदिर की मर्यादा का उल्लंघन है और प्रोटोकॉल के विरुद्ध है। महाकाल मंदिर में महिला पुरुषों के लिए ड्रेस कोड लागू है। सिर पर टोपी, कपड़ा या ताज पहनकर जाने की मनाही है। पुरुषों को धोती पहनना अनिवार्य है। महिलाओं को साड़ी में ही प्रवेश की अनुमति है। जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, पैंट पर प्रतिबंध है। इससे पहले महाकाल मंदिर में दर्शन के बाद निकिता ने नंदी मंडपम में बैठकर प्रार्थना भी की। इसके बाद आशीर्वाद स्वरूप उन्हें बाबा महाकाल की फोटो भी भेंट की गई। कानपुर के रसूलाबाद में पति ने पत्नी की इसलिए हत्या कर दी क्योंकि उसने गंदे बर्तन धोने से इनकार कर दिया था और आत्महत्या बताने की कोशिश की गई, लेकिन ससुराल वालों ने इस मौत के पीछे घरेलू कलह, शराब के नशे में मारपीट के साथ कई और चौंकाने वाली वजह बताई। साथ ही घर में बिखरे सामान और हत्या के कई और सबूत पुलिस के सामने रख दिए। इसके 2 दिन पहले हम लोग आया था समझौता के लिए, इन लोगों को समझाया, बोले ठीक है हम 2 दिन समझाने के बाद भेज देंगे घर। अभी तक भेजा नहीं, आज ये घटना इसलिए घटी। पंखे से लटकी लाश पहली नजर में आत्महत्या का मामला लग रहा था, लेकिन मामले की गहराई में जाने पर चौंकाने वाले आरोप सामने आए हैं और पूरे इलाके में मातम पसर गया। बताया जा रहा है कि शराब के नशे में पति ने पहले नॉनवेज बनाया और उस बर्तन को साफ नहीं करने पर पत्नी की हत्या कर दी। खबर आया तो बिटिया की लाश पड़ी मिली, ऊपर से सफेद कपड़ा ढक दिया। इसके बाद में थोड़ी देर बाद आधा घंटे के बाद में पुलिस आई, अंदर किसी को जाने नहीं दिया। उधर पुलिस ने आरोपी पति की तलाश शुरू कर दी है, जो घटना के बाद से फरार चल रहा है और उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। अब मर्डर और आत्महत्या दोनों एंगल से जांच चल रही है। झारखंड की राजधानी रांची में कई छात्राएं गर्ल्स हॉस्टल में कैद हो गईं क्योंकि हॉस्टल के गेट पर ताला जड़ दिया गया और कोई दरवाजा न खोल पाए, इसके लिए वेल्डिंग भी कर दी गई। जहां करीब 150 से ज्यादा लड़कियां फंस गईं और बाहर निकलने के लिए मदद मांगती दिखी। मां सरस्वती गर्ल्स हॉस्टल में ताला मारे जाने की खबर मिलते ही मौके पर पुलिस की टीम पहुंच गई और ताला तोड़ने के लिए मजिस्ट्रेट को भी सूचना दी गई, लेकिन काफी देर तक लड़कियों को बाहर नहीं निकाल पाए।
बताया जा रहा है कि जमीन विवाद में एक महिला ने देर रात हॉस्टल के गेट पर ताला लगवा दिया और फिर सुबह गेट को वेल्डिंग कर दिया गया, जिससे पुलिस पूछताछ करने पहुंची, लेकिन इस घटना को अंजाम देने की वजह से साफ नहीं हो पाई। उधर 150 से ज्यादा लड़कियां भूखे प्यासे हॉस्टल में कैद दिखी, क्योंकि सुबह से हॉस्टल के मेन गेट नहीं खुल पाए और छत पर चढ़कर वो मदद की गुहार लगाती रही। हॉस्टल का गेट बंद हो जाने से छात्राओं की हालत खराब है, छात्राएं अंदर फंसी हैं। हालांकि हॉस्टल के गेट पर ताला क्यों मारा गया, इसको लेकर अभी कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिल सकी है। जम्मू कश्मीर के अखनूर सेक्टर में सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। जवानों ने यहां मुठभेड़ के दौरान एक आतंकी को ढेर कर दिया। साथ ही सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में मारे गए आतंकी के शव को भी बरामद कर लिया। इससे पहले आतंकवादियों की तलाश के लिए सुरक्षा बलों ने बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया। यहां तक कि आतंकवादियों की तलाश के लिए सुरक्षा बल ने टैंक भी उतार दिए। सामने आई तस्वीरों में कई टैंक आतंकियों की तलाश में जंगलों में खाक छानते दिखाई दिए, जबकि जवान इन इलाकों में मुस्तैदी से नजर बनाए हुए दिखाई दिए। दरअसल सुबह ही आतंकियों ने सेना की एक गाड़ी पर ताबड़तोड़ फायरिंग की थी। हालांकि इस हमले में किसी को नुकसान नहीं हुआ, लेकिन गाड़ी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी। इसी हमले के बाद सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों का सुपड़ा साफ करने के मकसद से सेना के BMP 2 टैंक मुठभेड़ के लिए ले जाए गए, ताकि जंगलों में जहां भी आतंकी छुपे हो वहां टारगेट कर उनका सफाया किया जा सके। सिर्फ जमीन से ही नहीं बल्कि आतंकियों की तलाश के लिए आसमान से भी नजर रखी गई। जवान हेलीकॉप्टर की मदद से आतंकियों की तलाश करते दिखाई दिए। साथ ही उस इलाके से गुजरने वाली सभी सड़कों पर नाकेबंदी कर दी गई और वहां जवान पहरा देते नजर आए। हालांकि बार बार मुंह की खाने के बाद भी आतंकवादी अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहे। सुबह ही अखनूर सेक्टर में आतंकवादियों ने एक बार फिर भारत पाकिस्तान सीमा के पास सेना की गाड़ी को अपना निशाना बनाया और उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। घटना के बाद सामने आई तस्वीरों में सेना की गाड़ी में कई गोलियों के निशान मिले। हालांकि इस हमले में किसी के घायल होने की खबर नहीं है, लेकिन गाड़ी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। इस हमले के बाद सुरक्षा बलों ने भी मोर्चा संभाला और आतंकियों की तलाश के लिए बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया। जवानों ने पूरे इलाके को घेर लिया और चप्पे चप्पे पर निगरानी शुरू कर दी। इस दौरान वहां से गुजरने वाली सड़कों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई। वहां से आने जाने वाली सभी गाड़ियों की चेकिंग की गई और पूरी तरह जांच के बाद ही उन्हें जाने दिया गया। हैदराबाद में कथित तौर पर मोमोज खाने से एक महिला की मौत हो गई और 20 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिनकी हालत गंभीर बनी हुई है। परिवार के लोगों का आरोप है कि महिला ने बंजारा हिल्स के पास मोमोज खाए। उसी स्टॉल से कुछ और लोगों ने मोमोज खाए, जिसके बाद सबकी तबीयत बिगड़ गई। लेकिन महिला की लगातार उल्टी होने के बाद मौत हो गई। ये घटना तब सामने आई जब नंदी नगर के कई निवासियों ने उल्टी, दस्त और पेट दर्द जैसे लक्षणों की शिकायत की। इसके बाद उन्हें पास के अस्पतालों में ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। और शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए बंजारा हिल्स पुलिस ने फूड स्टॉल मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। साथ ही घटना की जांच शुरू कर दी गई है। बताया ये भी जा रहा है कि स्थानीय अधिकारियों ने फूड स्टॉल से सैंपल भी लिए हैं, जिसे टेस्टिंग के लिए भेज दिया गया है। आखिरकार कैसे मोमोज खाने से एक महिला की मौत हो जाती है और इतने लोग बीमार पड़ जाते हैं? अगर मुंह मीठा ना हो तो फिर दीपावली फीकी रहती है, लेकिन जब मिठाई में ही मिलावट का जहर घुला हुआ हो तो सेहत के लिए आप क्या कहेंगे? और इसीलिए देश के अलग अलग शहरों में मिलावटी जहर पर खाद्य विभाग की रेड जारी है। यूपी के आगरा में खाद्य विभाग की टीम ने पेठा फैक्ट्री पर छापा मारा तो हड़कंप मच गया। जांच के दौरान साफ सफाई नजर नहीं आई। इस दौरान पेठे के सैंपल कलेक्ट किए गए। कल भी आगरा में एक मशहूर दुकान पर कीड़े लगी मिठाई का वीडियो सामने आया था। इसके बाद से ही खाद्य विभाग की टीम एक्शन मोड में आ गई है। यूपी के नोएडा में खाद्य विभाग की टीम ने एक गोदाम पर छापा मारा और भारी मात्रा में मिलावटी मिठाई जब्त की। अलग अलग जगहों पर छापेमारी में खाद्य विभाग की टीम ने 250 किलो नकली मिठाई बरामद की और दुकानों से सैंपल लिए। ग्रेटर नोएडा के दनकौर में छापेमारी के दौरान 125 किलो मिलावटी रसगुल्ले पकड़े गए और उन्हें नष्ट किया गया। इसके अलावा 200 किलो नकली पनीर भी पकड़ा गया। यूपी के बुलंदशहर में सिंथेटिक मिलाकर नकली दूध तैयार किया जा रहा है। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने 200 लीटर से ज्यादा मिलावटी दूध बरामद किया। बिहार के दानापुर में भी कई मिठाई की दुकानों पर छापेमारी की गई। भारी मात्रा में नकली मिठाई बरामद होने के बाद कई दुकानों को नोटिस दिया गया। त्योहारों के मौसम में सफेद मावे का काला कारोबार करने वालों पर खाद्य विभाग की रेड जारी है और इस दौरान कई क्विंटल नकली पनीर और मावा जब्त भी किया गया है।
खाद्य विभाग ने राजस्थान के चौमू में मिलावटी मावा बनाते रंगे हाथ कारोबारी को पकड़ा, जहां दूध पाउडर से मिलावटी मावा तैयार किया जा रहा था। खाद्य विभाग ने करीब 250 किलो मिलावटी दूध और 200 किलो मावा नष्ट करवाया। राजस्थान के श्रीगंगानगर से नकली घी बनाने वाली फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। छापेमारी के दौरान यहां से करीब 12,000 लीटर नकली घी जब्त किया गया है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी खाद्य सुरक्षा विभाग पूरी तरह अलर्ट है। यहां आईएसबीटी पर बसों की जांच के दौरान करीब 16 क्विंटल मावा जब्त किया गया। ये नकली मावा ग्वालियर से लाया गया था। यूपी के कानपुर की तस्वीरें भी देखिए। यहां खोया तैयार करने के लिए केमिकल सोडा और डालडा तक का इस्तेमाल किया जा रहा है। यूपी के बागपत में भी खाद्य विभाग की छापेमारी में 300 किलो मिलावटी मावा बरामद हुआ है, जिसे खाद्य विभाग की टीम ने नष्ट करवा दिया। यूपी के सुल्तानपुर में खाद्य विभाग की टीम ने 2 क्विंटल नकली पनीर बरामद किया, जिसे सील कर लैब टेस्टिंग के लिए भेजा गया। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में मिलावटखोरी पर छापेमारी जारी है। यहां दूध की शुद्धता जांचने के लिए लगातार टेस्टिंग की जा रही है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि असली और नकली मिठाई की पहचान आखिर करें कैसे? तो हम आपको एक बेहद आसान सी टेक्निक बताते हैं, जिससे आप असली और नकली की पहचान कर पाएंगे। हम आपको बता दें कि अगर मिठाई का रंग हाथ में लगे तो समझ लीजिए कि नकली है। मावे को रगड़ने से घी ना निकले तो ये नकली मावा है। गर्म पानी में मिठाई तुरंत घुल जाए तो समझ जाइए कि ये नकली है। और अगर खोया असली होगा तो ये दानेदार लगेगा। अगर चिकनाई महसूस हो तो खोया नकली है। नकली छेना रबड़ जैसा और सख्त होता है। असली घी की मिठाई की पहचान गर्म करके करें। असली देसी घी तुरंत पिघलेगा और खुशबू भी आएगी। तो इस तरह आसान सी ट्रिक से आप असली और नकली मिठाई की पहचान कर सकते हैं। अगली खबर का रुख करेंगे और हम आपको बता दें कि हाल ही में दिल्ली के सदर बाजार में उमड़ी भीड़ से सबक लेते हुए अब दिल्ली पुलिस ने खास तरीके अपनाए हैं ताकि भीड़ को कंट्रोल किया जा सके। और दिल्ली पुलिस की इस पहल का असर भी देखने को मिला, क्योंकि जिस सदर बाजार में पैर रखने तक की जगह नहीं होती थी, वहां खाली खाली सा नजर आया। इसके लिए पुलिस ने एमसीडी और मार्केट एसोसिएशन के साथ मिलकर फुटपाथ पर लगने वाली अवैध दुकानों को हटा दिया। साथ ही ट्रैफिक पुलिस की मदद से वहां की अवैध पार्किंग को भी हटा दिया। दिवाली आते ही सदर बाजार में लोगों की भीड़ जुट जाती है, मसलन खरीदारी करने के लिए, और भीड़ इतनी ज़्यादा होती है जिसे कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल होता है। ऐसे में पहली बार है कि दिल्ली पुलिस इस बार क्राउड मैनेजमेंट कर रही है। इसके साथ ही सदर बाजार में 3 लेयर सुरक्षा व्यवस्था की गई, जिसके जरिए चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मी और सादी वर्दी में स्टाफ को तैनात किया गया। पुलिस ड्रोन कैमरों की मदद से निगरानी करती नजर आई। साथ ही पुलिस के आला अधिकारी भी वहां नजर बनाए दिखाई दिए। कोई भी चीज, कोई संदिग्ध वस्तु, कोई संदिग्ध आदमी अगर आपको दिखाई देता है या कोई लावारिस वस्तु कहीं पर दिखाई देती है तो आप तमाम लोगों से आग्रह किया जाता है कि 12 टूटी पर बनी पुलिस बूथ आपके लिए ही है। कुछ ऐसा ही नजारा यूपी के गाजियाबाद में भी सामने आया। वहां के बाजारों में पुलिस के जवान फ्लैग मार्च करते दिखाई दिए। इसके साथ ही सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सीआरपीएफ के जवानों को भी तैनात किया गया। पुलिस और सरकारें ट्रैफिक अवेयरनेस को लेकर कितने ही कार्यक्रम चलाती हैं, बावजूद इसके लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे। एक ऐसी ही तस्वीर उत्तर प्रदेश के औरैया से सामने आई है, जहां ट्रैफिक नियमों को धत्ता बताकर एक बाइक पर 5-5 लोग सफर कर रहे हैं। ना हेलमेट, ना लिमिटेड पैसेंजर, ना कानून का डर, ना हादसे का खौफ। 5 लोगों को एक बाइक पर बिठाकर ये भाई साहब ऐसे सफर कर रहे हैं जैसे बाइक नहीं 5 सीटर कार हो। तस्वीरों को देखकर ऐसा लगता है जैसे यूपी के औरैया आते आते कानून बदल जाता हो, यमराज यहाँ छुट्टी पर चले जाते हो। जरा आप देखिए इन भाई साहब ने कितने लोग बिठा रखे हैं। ड्राइवर के पीछे एक नाबालिग लड़का है और फिर उसके पीछे दूसरा नाबालिग, लेकिन बाइक चलाने वाला और पीछे बैठे बाकी के 3 लोग बालिग भी हैं और उन्हें इस तरह की ड्राइविंग का अंजाम भी पता है। सड़क पर इस तरह ड्राइविंग करते इन जनाब का किसी ने वीडियो बनाकर वायरल कर दिया तो पुलिस की भी आंख खुल गई। अब औरैया पुलिस ने इस बाइक मालिक को 12,500 रुपए का चालान भेजा है। उत्तर प्रदेश के बदायूं में जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए लेखपाल ने रिश्वत में बियर की 4 बॉटल्स मांगी और जिसका अब स्टिंग ऑपरेशन हो गया है।
और वीडियो में एक शख्स कुछ बियर लिए कार सवार लेखपाल के पास जाता है और बोतल देने के बाद काम करवाने की बात करता है, लेकिन लेखपाल को काम से ज्यादा बियर की चिंता दिखी। तभी एक शख्स गाड़ी से उतरकर उन बियर की बोतलों को कार की डिग्गी में डाल देता है। रिपोर्ट अभी लगा दें, अभी तुरंत लगा देना, बड़ा जरूरी काम है क्योंकि कल उसकी लास्ट डेट है। ठीक है लेखपाल साहब, लेखपाल साहब बताया जा रहा है कि जिस शख्स से सुविधा शुल्क में बियर की मांग की गई वो काफी दिनों से लेखपाल के चक्कर लगा रहा था, लेकिन 3-4 दिन चक्कर लगवाने के बाद उसने अपनी डिमांड शख्स के सामने रख दी और तभी लड़के के दोस्तों ने मिलकर लेखपाल का स्टिंग ऑपरेशन कर दिया। आज उन्होंने यही कहा कि 5 बियर ले आओ, भी लगा देंगे। मेरे सामने ये मजबूरी थी कि मेरा कल लास्ट डेट है फॉर्म का, इसलिए मैं 4 बियर लेके गया। उन्होंने 4 बियर की रिश्वत लेने के बाद मेरे जाति पर मेरे सामने ही रिपोर्ट लगा दी तुरंत। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद रिश्वत लेने वाले लेखपाल को सस्पेंड कर दिया गया है, साथ ही उसके खिलाफ जांच बिठा दी गई है। वही शख्स का कहना है कि उसके सामने मजबूरी थी, इसलिए उसने ये कदम उठाया। मध्य प्रदेश के गुना में नेशनल हाईवे पर एक चलते हुए ट्रक में आग लग गई। ड्राइवर और कंडक्टर ने किसी तरह अपनी जान बचाई। बर्निंग ट्रक का वीडियो अब सामने आया है। वीडियो में देखिए, चीनी से लदा ये ट्रक धू-धू कर जल रहा है। आग की भीषण लपटें और काला धुआं चारों ओर फैल रहा है। आसपास मौजूद लोग चिल्लाने लगे। जानकारी के मुताबिक गुना के NH 46 पर चलते हुए ट्रक ने आग पकड़ ली। ट्रक में शक्कर की बोरियां लदी थी, इसलिए आग तेजी से फैली। ये ट्रक महाराष्ट्र से शिवपुरी के कोलारस जा रहा था। हादसे के वक्त ट्रक ड्राइवर और कंडक्टर ने कूदकर किसी तरह जान बचाई, लेकिन ट्रक में लदा सारा माल जलकर खाक हो गया। भारत में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। हर कोई अलग अलग रिकॉर्ड बनाता हुआ नजर आता है। अब नागपुर के एक शेफ को ही ले लीजिए, जिसने 24 घंटे में 10,000 डोसे बनाने का रिकॉर्ड कायम किया है। शेफ विष्णु ने डोसा मैराथन की शुरुआत 27 अक्टूबर की सुबह 8 बजे की थी। इसके लिए उन्होंने 8 तवों के साथ 3 भट्टियों का इस्तेमाल किया। तस्वीरों में देख सकते हैं शेफ ने रिकॉर्ड कायम करने के लिए किस तरह की बम्पर तैयारियां की थीं। इसके अलावा फ्री एंट्री की वजह से जबरदस्त भीड़ रही डोसा पहले आओ पहले पाओ के आधार पर बांटा गया। इस आयोजन के दौरान 24 घंटे के नॉन स्टॉप मनोरंजन का भी इंतजाम था। हिंदी और मराठी गाने बजते रहे। 28 अक्टूबर की सुबह के जब 8 बजे तो शेफ विष्णु के नाम 24 घंटे में 10,000 डोसा बनाने का रिकॉर्ड दर्ज हो चुका था। डोसा चैलेंज से पहले शेफ विष्णु अयोध्या में 7,000 किलोग्राम राम हलवा पका चुके हैं। उनके नाम सबसे बड़ा शाकाहारी कबाब और देश का सबसे बड़ा पराठा बनाने का रिकॉर्ड भी है। इतना ही नहीं, लगातार 52 घंटे तक कुकिंग करने का कीर्तिमान भी इस शेफ ने अपने नाम कर रखा है। राजस्थान के कोटा में जिस ब्लैक कोबरा की 3 दिनों से दहशत थी, उसका स्नेक कैचर ने अब रेस्क्यू कर लिया है। लेकिन रेस्क्यू के वक्त की जो तस्वीरें आई हैं वो बेहद हैरान करने वाली हैं। फन फैलाया ये ब्लैक कोबरा। खाद बीज की दुकान में घुस गया, जिसे पकड़ने के लिए सपेरों के पसीने छूट गए। आसपास लोगों की भीड़ लगी थी और कोबरा इधर से उधर फन फैलाए भागता नजर आया। ब्लैक कोबरा काफी जहरीला होता है, जिसके काटने से किसी की भी मौत निश्चित है। अगर वक्त पर इलाज ना हो पाए, ऐसे में बड़ी सावधानी से सपेरे भी सांप को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। बताया जा रहा है कि पिछले 3 दिनों से इसी इलाके में ब्लैक कोबरा को देखा गया था, जिसकी वजह से आसपास के लोगों की नींद तक उड़ गई थी। लेकिन कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार स्नेक कैचर ने सांप का सफल रेस्क्यू कर ही लिया, जिसे लाटपुरा जंगल में छोड़ा गया है। हम आपको बता दें कि जी न्यूज पर आज खुलेगा 24 साल पहले का सबसे बड़ा राज। टीवी इतिहास में भारतीय सेना पर सबसे बड़ा खुलासा। आज अगर आपने जी न्यूज नहीं देखा तो ये राज आपको पता नहीं चलेगा। सेना पर हैरान करने वाला एक्सक्लूसिव खुलासा रात 9:57 पर देखना मत भूलिएगा। ऑपरेशन राहुल सिर्फ जी न्यूज पर। जी न्यूज।